इंडिया का दुनिया में से है। दुनिया का कोई बड़ा फैसला इंडिया की शमूलियत के बगैर नहीं होता। पाकिस्तान ना 3 में है ना 13 में है। इस पाकिस्तान की तो कोई गिनती नहीं, और उसकी वजह भी तिजारत है। रशिया और ये नेबर कंट्री है इंडिया, इनका एक मतलब ये $50 बिलियन पर ईयर की जो है वो ट्रेड हो रही है। इनका ये टारगेट था 2023 तक, ये 2030 तक ये कंप्लीट करेंगे, लेकिन ये 2023 के पहले 9 महीनों में इन्होंने ये कंप्लीट कर लिया। बड़ी बात है, और बड़ी बात इसलिए है कि अभी रशिया पे सैंक्शंस थी। कि इंडिया का वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत बड़ा हिस्सा है। इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, इसलिए इंडिया के साथ दुनिया और तरीके से ट्रीट करती है। पाकिस्तान का पूरी दुनिया में जो इनपुट है वो $65 बिलियन, उसी में हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों शामिल है। खाली इंडिया और चाइना की तजारत $100 बिलियन की है, जबकि इंडिया और चाइना की एक्टिव जंग भी हुई है। तो भाई इंडिया को दुनिया बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करती है। इंडिया में आज तक जितने प्राइम मिनिस्टर आए हैं वो लोगों के वोट से आए हैं, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को पता है कि हमने अगली दफ़ा भी जब आना है तो इन लोगों को राज़ी करना है, तब हमें इन्होंने इलेक्ट करना है। हमारे मुल्क में आज तक जितने प्राइम मिनिस्टर आए हैं वो चंद लोग जिन्होंने बैज लगाए होते हैं उनकी मर्जी से आए हैं। की बुनियादी वजह वहाँ पे सबसे अच्छी बात जो है वो एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो है वो ग्रास रूट लेवल पे डेवलप हो चुकी हुई हैं। उनका जो इलेक्शन कमीशन है वो इतना इंडिपेंडेंट है। कभी आपने सुना है कि प्री पोल रिगिंग, कभी सुना आपने? कभी नहीं सुना। यही वजह है कि वो उनका जुडिशल सिस्टम देख लें, हमारा कंप्रोमाइज्ड है, उनका इंडिपेंडेंट है। आज भी इस खित्ते में अगर दुनिया को कोई एक्सपर्टीज चाहिए होती है तो वो उन्हें सबसे सस्ती इंडिया से मिलती है, तो वो इंडिया से उठा रहे हैं। सिर्फ दुबई से जो रेमिटेंस इंडिया वापस जा रहा है वो $42 बिलियन है। पाकिस्तान की टोटल रेमिटेंस $30 बिलियन की। বন্ধুরা, ভারত আর রাশিয়ার মাঝে যে ব্যবসার ডিল ছিল সেই ডিলের যে একটি টার্গেট, এটা কিন্তু এখন 50 বিলিয়নকে পার করেছে, যেটি 2030 এর পরে হয়তো ডবলও হয়ে যেতে পারে। এখন এই ব্যাপারটির উপর পাকিস্তানি পাবলিককে জিজ্ঞাসা করা হয় যে পাকিস্তান কেন পারে না, আর ভারতের কিভাবে এত দ্রুততার সাথে যাচ্ছে, যেখানে পাকিস্তানের সম্পর্ক কেন সবার সাথে খারাপ, আর কেনই বা তাদের বিজনেস আগে যায় না, কেনই তাদের ভিতরে কেউ ইনভেস্টমেন্ট করে না। যখনই তাদের জিজ্ঞাসা করা হয় ভারতের ট্রেড আর পাকিস্তানের ট্রেডের মধ্যে পার্থক্য কি, আর পাকিস্তানের কাছে কোন প্রোডাক্টই বা আছে যেটিকে তারা গোটা বিশ্বের কাছে বিক্রি করবে, পুরো বিষয়টির উপর পাকিস্তানের জনতা কি বলে সেটা আপনারা নিজেরাই শুনে নিন। পুরো বিষয়টির উপর পাকিস্তানের মিডিয়া কি বলে সেটা আপনারা নিজেরাই শুনে নিন। আর ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই কিন্তু চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। का नाम? मोहम्मद साबिर। मोहम्मद साबिर। आपका नाम? शाहिद इकबाल। जी हाफिज नहीं। आप क्या करते हैं सर? मैं वकालत करता हूँ। जबरदस्त। और आप? मैं कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। कंप्यूटर साइंस के टीचर हैं, जबरदस्त। और आप? मैं केमिकल इंजीनियर हूँ। जबरदस्त। बड़ा अच्छा लगेगा फिर तो इनसे बात करके। टॉपिक सर आपने सुन लिया होगा। मेरा पहला सवाल ये है कि हमारे पास एक्सपोर्ट के लिए है क्या? मतलब पहले तो वो बाद में बात करेंगे कि भाई बैलेंस क्यों नहीं है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। पहले ये बताएं हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं? देखें, अगर बिल्कुल बुनियादी बात से शुरू करें ना, जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है, वो है हमारा मुल्क एक एग्रीकल्चर मुल्क है। हो गया। ठीक है, तो हमारे पास हम डेयरी के मामले में दुनिया में 5वें नंबर पे हैं जो मिल्क प्रोड्यूसर हैं। ठीक है। लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया में ना तो हमारा मक्खन एक्सपोर्ट हो रहा है, ना हमारा पनीर एक्सपोर्ट हो रहा है, ना हमारा दूध एक्सपोर्ट हो रहा है। जबकि जो डेनमार्क है वो एक छोटा सा मुल्क है, और आप किसी भी एयरलाइन में सफ़र करें ना तो आपको जो मक्खन मिलता है वो डेनिश मिलता है। अच्छा, ठीक हो। इसका मतलब ये है कि डेनमार्क जो एक छोटा सा मुल्क है और वहाँ डेयरी फार्मिंग करना भी बहुत मुश्किल काम है। अच्छा। पाकिस्तान एक नेचुरल कंट्री है डेयरी फार्मिंग के लिए, क्योंकि हम शुरू से सदियों से ये काम करते आ रहे हैं। तो लेकिन हम ये काम नहीं कर पा रहे। क्यों? आपने पहले प्रोडक्ट पूछी, तो मेरे ख्याल से इस वक्त दुनिया में ऑर्गेनिक फूड की बहुत बड़ी मार्केट बन गई हुई है। ठीक है, जो कि हम उसका फायदा नहीं उठा रहे। उसका फायदा नहीं उठा रहे। अभी खबर के मुताबिक ये है कि $50 बिलियन की ट्रेड कर रहे हैं रशिया और इंडिया, और ये टारगेट उन्होंने 2030 का सेट किया था, जो कि उन्होंने 2023 में ही अचीव कर लिया है। क्या कहेंगे जिस तरीके से उनके रिलेशन है खासतौर पे इंडिया के, क्योंकि रशिया पे सैंक्शंस थी अभी यूक्रेन वार को लेकर, लेकिन फिर भी इंडिया ने बिजनेस किया, ट्रेड की। क्या कहेंगे इसके ऊपर? उसकी वजह यह है कि इंडिया का वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत बड़ा हिस्सा है। इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, इसलिए इंडिया के साथ दुनिया और तरीके से ट्रीट करती है।
पाकिस्तान का पूरी दुनिया में जो इनपुट है वो $65 बिलियन, उसी में हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों शामिल है। यानी सारी दुनिया से जो पाकिस्तान का बिजनेस है वो सिर्फ $65 बिलियन का है। एक कंट्री के साथ 50 बिलियन। खाली इंडिया और चाइना की तजारत $100 बिलियन की है, जबकि इंडिया और चाइना की एक्टिव जंग भी हुई है। तो भाई इंडिया को दुनिया बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करती है। और इंडिया में सबसे बड़ी बात, इंडिया में एक अवामी हुकूमत बैठी है जो सारे फैसले अपनी अवाम के फ़ायदे में करती है, और वो दुनिया का प्रेशर लेने के लिए तैयार है, क्योंकि दुनिया इंडिया को नाराज़ करने का रिस्क नहीं ले सकती। इसलिए पाकिस्तान में तो ये बताया जाता है यहाँ पे भी डेमोक्रेसी है, यहाँ पे भी अवाम की मर्जी से ही नुमाइंदे आते हैं। और दूसरे नंबर पे ये बड़ी हैरान कुन बात की है, मतलब नो डाउट मुझे पता है कि इंडिया और चाइना की ट्रेड होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, लेकिन इतने बड़े लेवल पे, यानी रशिया से ज्यादा वो चाइना के साथ। जी, रशिया से ज्यादा कर रहे हैं। और इससे हम ये सबक भी सीख सकते हैं कि अगर हमारे किसी मुल्क से कोई मसला भी है, उसको तिजारत से अलग रखा जा सकता है। इंडिया और पाकिस्तान भी अपने मसाइल बैक चैनल पे चला सकते हैं, लेकिन तिजारत को उससे अलग रखा जा सकता है। और इंडिया और चाइना ने आपको करके दिखा दिया। इंडिया ने तो हर कंट्री के साथ, यूएई के साथ, सऊदीया के साथ, वो कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कतर के साथ वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, अमेरिका के साथ। यानी जो कंट्रीज हमारे यहाँ पे कंसेप्ट है, लाइक अगर अमेरिका से हमने बिजनेस करना है तो हमें चाइना को नाराज करना पड़ेगा, चाइना से बिजनेस करना है तो यूएस को नाराज, मतलब एक ये कंसेप्ट है। उनके उधर ये है कि भाई जिससे दिल करो बिजनेस करो, पैसे दो, चीज़ लो या चीज़ दो। और इस तरीके से जैसे मैं आपको पहले बताया है कि इंडिया का दुनिया में से है, दुनिया का कोई बड़ा फैसला इंडिया की शमूलियत के बगैर नहीं होता। पाकिस्तान ना 3 में है ना 13 में है, इस पाकिस्तान की तो कोई गिनती नहीं। और उसकी वजह भी तिजारत है, क्योंकि पाकिस्तान सारी दुनिया से $65 बिलियन की तिजारत करता है। अच्छा, अब कुछ लोगों का कंसेप्ट पाकिस्तान में ये है कि भाई इंडिया की मार्केट बड़ी है, आबादी ज़्यादा है, इसलिए सारी दुनिया उनके साथ ट्रेड कर रही है। मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में नहीं आती, क्योंकि बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनकी इकॉनमी हमारे से ज़्यादा है, जिनकी ट्रेड हमारे से ज़्यादा है, लेकिन आबादी हमसे बहुत कम है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ आबादी के सर पे इंडिया के रिलेशन? देखें, जो आबादी है ना, वो आपकी लायबिलिटी भी बन सकती है और एसेट भी बन सकता है। आप देखें सारी दुनिया में सारी दुनिया वाले पहले चाइना में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अब इंडिया में कर रहे थे। पाकिस्तान में क्यों नहीं कर रहे? पाकिस्तान में इसलिए नहीं कर रहे कि पाकिस्तान में स्किल्ड लेबर नहीं है। हमने अपने लोगों को आईफोन बनाना सिखाया ही नहीं है, हमने अपने लोगों को ऑटोमोबाइल बनानी सिखाई ही नहीं है, तो वो यहाँ आके क्या करेंगे? और फिर सिक्योरिटी भी नहीं है। देखें, सिक्योरिटी पे लोग कंप्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन स्किल पे नहीं करते। आपको आता ही नहीं है, आप आईफोन बना ही नहीं सकते। इंडिया चाइना ने पहले अपने लोगों की वोकेशनल ट्रेनिंग पे इन्वेस्टमेंट की है, एक स्किल्ड लेबर खड़ी की है, तो सारी दुनिया की इन्वेस्टमेंट गई है। यही काम इंडिया ने किया है, तो सारी दुनिया की इन्वेस्टमेंट इंडिया में चले गई है। आज भी इस खित्ते में अगर दुनिया को कोई एक्सपर्टीज चाहिए होती है तो वो उन्हें सबसे सस्ती इंडिया से मिलती है, तो वो इंडिया से उठा रहे हैं। सिर्फ दुबई से जो रेमिटेंस इंडिया वापस जा रहा है वो $42 बिलियन है। पाकिस्तान की टोटल रेमिटेंस $30 बिलियन की है, सिर्फ दुबई से 42 बिलियन जा रहा है। ठीक है। अच्छा, ये देखें, ऐसे लोग जब हमारी यूनिवर्सिटीज़ में मौजूद होंगे, ऐसे लोगों को जब हम मीडिया पे मौका देंगे, ऐसे लोग जब पब्लिक में आके ये चीज़ें रियलिटी बताएंगे, बजाय जज्बाती नारे लगाने के, बजाय दुश्मन दोस्त काफर मुस्लिम नॉन मुस्लिम वाले स्टेटमेंट और सेंटिमेंट्स को छेड़ने के, ये टेक्निकल बातें बताएंगे, तो हमें पता चलेगा कि भाई दुनिया किस लेवल पे जा चुकी है। हमें पता चलेगा कि भाई ट्रेड कैसे होती है, बिजनेस कैसे होता है। सर, ये जो आप चीज़ें बता रहे हैं, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। मैं चाहूँगा मजीद बात करूँ, ये भाई भी साथ मौजूद है, इनकी तरफ भी आएंगे, लेकिन मुझे ये बताएं कि उन्होंने अपने रिलेशन कैसे बेहतर किए। आबादी को आपने बोला उन्होंने स्किल लेबर वहाँ पे तैयार की, कैसे तैयार कर ली? 1947 में जो वो लोग थे वही हम लोग थे, ऐसा ही है। लेकिन आज 2023 में हम खड़े होकर कह देंगे भाई उनके पास स्किल्ड लेबर है, हमारे पास क्यों नहीं आई? हमारे पास क्यों नहीं आई? हमारे पास इसलिए नहीं आई कि देखें, हर जो हुकूमत होती है ना, उसकी कुछ प्रायोरिटीज सेट होती हैं। इंडिया की हुकूमत की पहले दिन से प्रायोरिटी ये थी कि हमने अपनी आवाम पे इन्वेस्ट करना है। और इसी मिसाल को आप बांग्लादेश से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इंडिया तो 1947 से अलग हो गया ना, तो बांग्लादेश तो 1971 में गया है। आज बांग्लादेश की एक्सपोर्ट पाकिस्तान से ज़्यादा है, उनके फॉरेन रिजर्व पाकिस्तान से ज़्यादा हैं। तो उन्होंने कैसे कर लिया? उन्होंने इसलिए किया कि उनका सारा फोकस महज
अवाम के ऊपर था कि हमने किसी तरह अपनी अवाम को उठाना है नीचे से, जबकि पाकिस्तान गैर ज़रूरी मसाइल में उलझा रहा, अफगान वार में जिसकी वजह से पाकिस्तान की एनर्जी, पैसा, रिसोर्सेज और तवज्जो और इमेज वो सब कुछ टॉर्निश हो गया। और अफगानियों के जाली पासपोर्ट और जाली शनाख्ती कार्ड बनाने की वजह से दुनिया ने हमें ब्लैक लिस्ट कर दिया और पाकिस्तानी पासपोर्ट सबसे नीचे चले गया। वगरना 1988 तक जापान में ऑन अराइवल वीज़ा था पाकिस्तानियों के लिए। ओहो, ये बड़ी देखे बड़ी